हे गाइस, कैसे आप लोग। स्वागत आप सभी का अनअकैडमी के जीएसटी के इस प्रैक्टिकल सेशन में, जहां पर जो हम लोगों ने बाबू क्लास में पढ़ा है, हम लोग कोशिश करेंगे देखने का कि क्या रियल वर्ल्ड में वैसा ही होता है या हम लोग जो पढ़ रहे वो केवल थ्योरेटिकल है, रियल लाइफ से कोई लेना देना है ही नहीं। तो इस जर्नी में हमने आपको अभी तक रजिस्ट्रेशन का बेसिक करके दिखाया था, कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट करना, कैजुअल टेक्सुअल पर्सन को ऑप्ट करना, अलग अलग पर्सन के लिए रजिस्ट्रेशन वाला वो सब दिखाया था। आज हम लोग देखेंगे पेमेंट के बारे में। अगर आप चाहोगे तो हम आपको ईवे बिल का भी एक प्रैक्टिकल अलग से करा देंगे। आइए एक बार अपने मित्रों को बता दीजिए। आई अंडरस्टैंड कि लोग बिजी हैं एंड कई बार पता ही नहीं होता है, एक बार बता दीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। तो ये है हमारा प्यारा और आज दुलारा वेबसाइट। जैसे कि मैंने बोला, आपको दिख रहा होगा कि मैंने कभी ना कभी आपको ये बताया हुआ है क्यूआरएमपी स्कीम। अभी डिटेल में नहीं बताया है, बट हमने ये कभी जिक्र किया है। आपको ये दिख रहा होगा जीएसटीआर 3B, और चूंकि मई के महीने के बाद 20 तारीख जून का आता है, 20 जून, आपको मैंने ये बताया हुआ है कि जीएसटीआर 1 होता है 11 तारीख का। गेस व्हाट, ये सारे ड्यू डेट हमें पढ़ने हैं। मैंने आज बताया जीएसटीआर 7 10 तारीख, जीएसटीआर 8 10 तारीख। तो अगर आप ईमानदारी से क्लास कर रहे हो तो आप न केवल एग्जाम के लिए तैयार हो रहे हो, बल्कि जब आप किसी सेमिनार में जाएंगे, कहीं पर भी टैक्स की बातें होंगी, वो किसी कॉलेज में हो, किसी ग्रुप में हो, हॉस्टल में हो या आर्टिकलशिप में, ऑफिस में हो, वहां पर फायदा मिलेगा। आपको ये पता है कि अगर आप एक नए पर्सन हो, आपको रजिस्ट्रेशन लेना होता है, तो आप टैक्स पेयर के ले सकते हो, आप टैक्स डिडक्टर ले सकते हो। मैंने बोला था सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना होता है। आप एज टैक्स कलेक्टर, जो हमने आज पढ़ा सेक्शन 52, उसमें ले सकते हो। जीएसटी प्रैक्टिशनर आपको मैं पढ़ाऊंगा रिटर्न चैप्टर में, सेक्शन 48 है। एनआरटीपी में पढ़ा चुका हूं, यूआईएन में पढ़ा चुका हूं, यूआईएन के लिए कॉन्सेप्ट वगैरह आप सुनिए। बट हम लोग करेंगे बाबू लॉगिन, क्योंकि हमें देखना है पेमेंट। सारे बच्चे थैंक यू बोलेंगे सीए रवि को। एंड लेट्स सी, यूजर नेम डालना पड़ेगा ATX EM 4649 K1Z4। नहीं, ये शंकर शरण मिश्रा है। आइए, आपको दिख रहा होगा कि रिटर्न फाइलिंग प्रेफरेंस, और क्या आपको क्लास में बताया गया कि दो तरीका होता है, एक होता है मंथली और एक होता है क्वार्टरली क्यूआरएमपी। बताया जीएसटीआर 1 का आज डेट क्या है, आज 12 तारीख है और इसका ड्यू डेट होता है 11 तारीख। तो लिखा हुआ है ड्यू सिंस 1 डे, यानी एक दिन लेट हो गया है। और जीएसटीआर 3B बाबू होता है 20 तारीख, तो आपको दिखा होगा ड्यू डेट 20 जून। 20 जून। आइए, इसके अलावा भाई साहब आप कोई भी गड़बड़ी नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, आईपी एड्रेस सरकार ट्रेस करता है ना। पहले बात करेंगे सर्विस के अंदर जाके, लेजर के अंदर। आपको बाबू मैंने बताया था कि आपको जो लेजर मिलता है, एक लाइबिलिटी लेजर होता है, इनमें तीनों लेजर आपको दिख रहा होगा,
कैश, क्रेडिट, लायबिलिटी। अगर मैं लायबिलिटी की देखूं, रिटर्न रेटेड लायबिलिटी जो आप GSTR1 में फाइल करते हो, एंड उसमें जो आता है, मान के चलिए किस दिन से कब का, मानो मुझे मार्च का चाहिए या अप्रैल का चाहिए, तो आपको दिख रहा है कि लायबिलिटी लेजर में अमाउंट सेंट्रल टैक्स मतलब CGST, स्टेट मतलब SGST, इंटीग्रेटेड मतलब IGST। अब इन भाई साहब ने 4 ही ट्रांजेक्शन किया है जहां पर, अच्छा ये रजिस्टर है, मतलब ठीक है, मिक्स है, ठीक है, दिख रहा है। माइनर है टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी, अदर्स। अब सोचिए, देखिए आपको मैंने बोला था ना कि 20 वैरायटी की लायबिलिटी होती है, तो 4 तो मेजर हेड हो गया बाबू, ये सब आपको याद देखना पड़ेगा, सब क्लास में कराया है। IGST, CGST, HGST एंड सेस मेजर हेड। हर मेजर हेड के अंदर आपके पास माइनर हेड होता है, टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी, अदर्स 5 तो 20 नहीं हो गया। अदर देन रिवर चार्ज एंड 9(5) हार वाला 0 है, ठीक है, ये लायबिलिटी है। सिमिलरली आपके पास इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का मतलब होता है ITC, तो जून में इनके पास 0 बैलेंस है। ब्लॉक क्रेडिट, प्रोविजनल। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर करूं, मानिए मुझे अप्रैल का चाहिए, तो यहां पर ITC अक्रूड थ्रू इनपुट्स, जो इनवर्ट सप्लाई करते हैं उसका 30,000 का इनके पास ITC था। एंड देन आएगा ई कैश। सुनिए, ई कैश के अंदर अगर आपको दिख रहा हो इनका बैलेंस है 1,86,906 रुपीज 12 जून को, क्या मैं ये पैसे को ट्रांसफर कर सकता हूं? यस। GST PMT 9 सेकेंड वाला देखिएगा, फाइल GST PMT 9 फॉर ट्रांसफर ऑफ अमाउंट विद इन सेम GST नंबर। पर आपको यह पढ़ाया जा चुका है कि अगर आपका एक ही पैन पे मल्टीपल रजिस्ट्रेशन है, यू कैन फाइल GST PMT 9 फॉर ट्रांसफर अमाउंट टू डिफरेंट GST नंबर ऑन द सेम पैन। इन्होंने कोई, अगर आपने पहले कभी ट्रांसफर एंट्री पास किया है वो आप देख सकते हो, जस्ट फॉर आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। अगर मैं GST PMT 9 ओपन कर रहा हूं बेटा जी, जो आप दिव्यास्त्र में पता नहीं कितने क्वेश्चन थे इस टॉपिक पे, GST PMT 9 पे आइए, तो यहां पर ना एवरीबॉडी क्या सेम आपको दिखाया गया है, सेम पॉइंट। जहां पर इंटीग्रेटेड टैक्स, सेंट्रल टैक्स, स्टेट सेस, ये मेजर हेड हो गया, टैक्स, इंटरेस्ट, फी, पेनल्टी, अदर माइनर हेड हो गया। तो मैंने बोला था कि 20 टाइप का लायबिलिटी, 20 टाइप का कैश एंड 20 टाइप का चलान, मैं चलान अभी जनरेट करूंगा। अब आपके पास दिख रहा है कि मेरे पास सेंट्रल टैक्स में 185 है और स्टेट टैक्स में 1400 रुपया है। ओके, मैं इसको ट्रांसफर कर सकता हूं कहां से? अब सोचो, मेरे पास पैसा है सेंट्रल के टैक्स में, क्या मैं IGST से पैसा ले सकता हूं? IGST से बैलेंस है ही नहीं, 0। CGST में 1,85,000, बट क्या मैं CGST का इंटरेस्ट दे सकता हूं? 0, पैसा ही नहीं है सर। अगर पैसा है सेंट्रल में एंड स्टेट में, मानिए सेंट्रल टैक्स, ठीक है, अब कहां ट्रांसफर करना है? क्या मैं सेंट्रल का पैसा सेंट्रल में ट्रांसफर कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि जो लॉ होता है ना बाबू, कई बार क्या देखा गया है
कि आपका जो वेबसाइट होता है वो अपग्रेड होते रहता है, और जैसे जैसे वेबसाइट अपग्रेड होता है वैसे वैसे प्रोविजन में भी चेंज हो जाता है। जैसे आज से कुछ साल पहले तक जीएसटी पीएमटी 9 इकट्ठे मेजर और माइनर हेड चेंज नहीं कर पाता था। इट टर्न्स आउट कि अब वो फैसिलिटी आ गई है, एग्जाम में इंपैक्ट नहीं पड़ेगा आपके। आपको याद है ना, मैंने बताया था कि हाथी का चाल चलना है, ऊंट का चाल नहीं चलना है। इन्हें अगर मेजर माइनर दोनों चेंज करना है तो 2 बार यूज करना पड़ेगा। जब ये जीएसटी पीएमटी 9 पहले तो होता ही नहीं था। जब ये फॉर्म पहली बार आया था तो शुरुआत के सालों में ना एक बार में एक ही बदलाव होता था। इट टर्न्स आउट कि इंफोसिस वालों ने इस फॉर्म की फंक्शनैलिटी को इंप्रूव किया है। अभी आप एक साथ दोनों चेंज कर सकते हो, एग्जाम पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो मानिए सीजीएसटी टैक्स को क्या मैं आईजीएसटी इंडेक्स में कर सकता हूं? तो सरकार बोलता है हाँ आप कर सकते हो। मान 10 साल करने का मन है आप कर सकते हो। क्या मैं करूंगा? ऑब्वियसली नहीं। मैं बाबू उतना ही आपको करके दिखाऊंगा कि क्लाइंट के लिए कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो आपको मैं हाँ अब दोनों चल सकता है। अब वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अब वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो पहले रिस्ट्रिक्शन था अब वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो वेबसाइट है इसमें ना धीरे धीरे चेंजेस आते हैं। तो शुरुआत में कोई भी नया फीचर आता है, फीचर्स कम होते हैं, फिर वो फीचर वो लोग धीरे धीरे बढ़ाते रहते हैं। ठीक है, क्या आपको ट्रांसफर दिख गया कैसे करना है? और ये टफ है क्या ये करना? जो जीएसटी पीएमटी 9 आप क्लास में सुने हो, ये करना टफ है? आसान तो है, तुरंत हो जाता है। आइए नेक्स्ट फिर से आते हैं। अच्छा, अगर मैं कोशिश करूं कि सर आप जीएसटी पीएमटी 9 को यूज करके दूसरे जीएसटी नंबर पर ट्रांसफर कर दो, बट जो क्लाइंट है ना बाबू, इनका कोई और रजिस्ट्रेशन है ही नहीं, ये सिंगल रजिस्ट्रेशन है। अगर होता तो जितने भी, जैसे मानो किशन कुमार है, मेरा भी एक ही रजिस्ट्रेशन है, बट अगर मैं कल को 10 जगह रजिस्ट्रेशन ले लूं तो मैं कुछ नहीं करूंगा। मैं ऐसे ही आऊंगा, देख लूंगा कि कहां पे पैसा डालना है और मैं वहां पे डाल सकता हूं। आप आइए, मेरा मेन मोटिव है आज पेमेंट करना। हम लोग क्यों इकट्ठे हुए हैं? पेमेंट। पेमेंट के अंदर मैंने बोला था चालान जनरेट करना होता है। बाबू मैं क्या बताऊं, चैप्टर 15 में ये मैं फोटो दिखाऊंगा, अभी फोटो खींच सकते हो। और क्या को बताया गया था क्या पास ऑप्शन होता है क्वार्टरली रिटर्न का भी? यहां पे नहीं है, बट क्वार्टरली का भी ऑप्शन होता है। बट हम लोग क्वार्टरली वाले नहीं है, हम लोग मंथली वाले हैं। ये जो टैक्स पेयर है ये कौन है? ये मंथली वाला है। आयुष बाबू, अभी आपने शायद लेक्चर वो देखा नहीं है। आप लेक्चर देखोगे ना तो पता चल जाएगा, डिफरेंट पर्सन को दे सकते हैं। ये सब, ये जो 35% है ना, ये सब आपको पढ़ना है। मैं सब पढ़ाऊंगा रिटर्न चैप्टर में, कोई बात नहीं। किसको किसको याद आ रहा है? इसका फोटो मैंने दिखाया था। ये आपका जीएसटी पीएमटी 6 है, चालान जो हमेशा ऑनलाइन होता है। अगेन वही 4 मेजर हेड एंड 5 माइनर हेड। अब मुझे यह देखना होगा कि मेरी कितनी लायबिलिटी है, कहां कहां लायबिलिटी है, और जहां जहां मुझे जितनी भी रिक्वायरमेंट है। जैसे अगर आपको अमेजोन पे शॉपिंग करना है या बिजली का बिल पे करना है तो आप पेटीएम वॉलेट या अमेजोन के वॉलेट में पैसे डालते होगे, तो यहां भी आप पैसे ऐड करेंगे। तो मान के चलो मेरा सीजीएसटी में मुझे 10,000 करना है, आईजीएसटी में 25,000 करना है, एंड एसजीएसटी में मुझे 5,000 करना है। 50 कर दो, कोई बात नहीं, अपनी खेती है। अब ये 85,000 पेमेंट करना है। मैंने बताया था कि सर कई सारे तरीके होते हैं।
बट डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड अभी हर जगह अप्लाई नहीं हुआ है। यूपीआई आईएमपीएस अभी हर जगह अप्लाई नहीं हुआ है। ये कोड है, कोई बात नहीं, ये हर जगह अप्लाई नहीं हुआ है। बट मैंने बताया था ना कि जब से जीएसटी लॉ बना है, ये 3 मेथड पहले भी थे, अभी भी है। कई सारे स्टेट में यूपीआई आईएमपीएस या डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड दिखने लगा है। अगर मैं ओवर द काउंटर कर दूं, लिमिट है 10,000 का, 10,000 का। दिस पेमेंट मोड इज नॉट एप्लीकेबल फॉर चलान एक्सीडिंग 10,000। अगर मैं एनईएफटी आरटीजीएस कर दूं, अच्छा आपको मैंने बोला था ना कि सबसे आसान होता है, सबसे आसान होता है ई पेमेंट करना, सबसे आसान। ओके, ये ना वेबसाइट थोड़ा सा महान है, पता है क्यों? आइडियली जब मैं क्लिक कर रहा हूं तो यहां पे ना ऑथराइज बैंक आना चाहिए। कोई नहीं, कोई नहीं, आ जाएगा, आ जाएगा, कोई बात नहीं। प्लीज पे आते हैं, जो ई पेमेंट होता है वहां पे ना केवल ऑथराइज बैंक आते हैं। एनईएफटी आरटीजीएस का फायदा यह है कि मैंने बताया था ना कि दुनिया भर के अभ्युदय कोऑपरेटिव बैंक, अबू धाबी कमर्शियल बैंक, आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट बैंक, अहमदाबाद मर्केंटाइल, अब देख रहे हो ये असम ग्रामीण विकास बैंक, बैंक ऑफ सिलोन, मतलब चाइना ट्रस्ट, ए भगवान, चाइना ट्रस्ट कमर्शियल बैंक, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक, तो सारे भाई साहब इसमें आ गए। वूरी बैंक, जिला सहकारी बैंक लिमिटेड गाजियाबाद, वेस्टपैक बैंक, तो ये सब के लिए आप यहां पे। बट प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप एनईएफटी आरटीजीएस कर देते हो, फॉर एग्जांपल सपोज मैं चालान जनरेट कर रहा हूं, बेटा मैंने चालान जनरेट कर दिया मजाक मजाक में, 14 डिजिट का सीपीआईएन, 15 दिन की वैलिडिटी, 12 तारीख को जनरेट हुआ एंड 27 तारीख, 15 दिन हमने एनईएफटी आरटीजीएस लिया था, ये जीएसटी नंबर सब आ गया, सब आ गया, 95,000 का डाला था विस्पेक्ट। अब याद है मैंने आपको बोला था कि ये ऑफलाइन मोड होता है, क्यों? तो ये अपना पेमेंट नहीं कर पाओगे, अब आपको इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड हो गया, अब इसका प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा, और प्रिंट आउट निकाल के आपको बैंक के पास जाना पड़ेगा। एंड गेस व्हाट, डिटेल ऑफ बेनिफिशियरी, आरबीआई, सरकार बोलता है आरबीआई में पैसा डालो, आरबीआई में, आरबीआई में। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा, बच्चा बोला सर कुछ और बताओ। आइए, अपने घर की खेती है भाई साहब, रिस्क है ये, क्लाइंट का डेटा, ये सब आइडियली करना नहीं चाहिए, बट कोई बात नहीं, बच्चों के लिए कुछ भी। एक बार ओटीसी करके दिखाया, ओटीसी, $9,000, लेट्स डू ओटीसी। अब दिख रहा है ओटीसी में बहुत ही लिमिटेड बैंक आया है, पहले बाबू और कम था, अभी इसमें बैंक कुछ ऐड हो गए हैं। और क्या वो कराया गया था कि वहां पे 3 तरीका होता है, कैश, चेक, डिमांड ड्राफ्ट। मानिए आपने चेक ले लिया, ठीक है, किस बैंक से करोगे बताइए? सर एक्सिस से कर लो, कर लेते हैं। कौन सा पेमेंट करना है? केवल चालान जनरेट करना है। लो बेटा, चालान सक्सेसफुली जनरेटेड। अगेन नया सीपीआईएन आ जाएगा, अगेन ये सब नया आ गया। 9,000 रुपए का दिख रहा है, ओवर द काउंटर चेक मैंने सिलेक्ट किया था, एक्सिस बैंक। डाउनलोड करेंगे, 9,000 रुपया
ओवर द काउंटर पेमेंट क्लिक किया हुआ है, उसके अंदर भी चेक क्लिक किया था। ये ऑफलाइन ये भी है क्योंकि आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। फिर से चालान जनरेट करेंगे। अगर क्लाइंट देख लिया ना बेटा, मानो 25,000, तो मैंने ई पेमेंट पे क्लिक किया। ई पेमेंट सबसे आसान, सबसे फास्ट यही होता है। फायदा क्या है कि 25,000 है ना, अब कोई प्रिफर्ड बैंक है या नेट बैंकिंग। अब प्रिफर्ड बैंक ये ना क्लाइंट का बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा और केनरा बैंक। अच्छा, ये हमार बेटा, पहला लाइन पढ़िए एवरीबडी। The credit card and debit card and Bheem UPI functionality will be enabled shortly for the state। दिल्ली के लिए हो गया है, बिहार, क्योंकि बिहार ज्यादा आगे है देश से 100 कदम आगे, तो भाई साहब का अभी तक नहीं हुआ है, दिल्ली का हो गया है। बाकी मैंने बोला था कि यहां भी ऑथराइज बैंक होता है। अब मानो मैंने एचडीएफसी बैंक ले लिया, ये ये वार्निंग दे रहा है कि भाई साहब अब पेमेंट होने वाला है। पेमेंट ऑब्वियसली मैं नहीं करूंगा, पेमेंट ऑब्वियसली मैं नहीं करूंगा, बट अगर मैं चाहूं ना तो मैं ये पेमेंट करके हो जाएगा काम। समझ में आया कि नहीं आया? अगर आपको देखना हो एचएसएन कोड, तो आप सर्विस के अंदर जाकर वो भी देख सकते हो, एचएसएन कोड वगैरह कई सारी चीजें हैं। अगर अब भी बताया था अभी कि टीडीएस एंड टीसीएस, अगर मेरा टीडीएस कट गया तो जो डिडक्टिव होता है उसको उसका क्रेडिट मिल जाता है ई कैश लेजर में। समझ रहे हो? अगर वो चाहे तो टीडीएस और टीसीएस का उसको क्रेडिट मिल जाता है, और ऑब्वियसली टीडीएस कटा नहीं है, वरना अगर कटा होता ना तो आपको यहां पर दिख जाता। टीडीएस टीसीएस जीएसटीआर 78 आपको याद आ रहा होगा। टीडीएस एंड टीसीएस क्रेडिट रिसीव्ड। अब ये सब फॉर्म वगैरह आपको नहीं करना है, मैं बस ये बता रहा हूं कि आप देखो कि आपने जो पढ़ा है वो मेजॉरिटी चीजें आपको यहां पर दिख रही हैं। अच्छा बस सॉरी, सबमिट हो जाएगा, नहीं सबमिट ही करना है। टीडीएस क्रेडिट रिसीव्ड या टीसीएस क्रेडिट रिसीव्ड, चलिए आज हमने आपको एनुअल रिटर्न याद है, एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9 जो मैंने बताया था, अरे वही जो 31 दिसंबर तक करना होता है। अब ये ना इन पे नहीं लगेगा, उसके लिए जो लिमिट होता है वो काफी लंबा होता है, 5 रुपए होता है, नहीं सॉरी लग सकता है इसे। जीएसटीआर 9 रिटर्न, जीएसटीआर 9 अब इस तरह से आपको जीएसटीआर 9
जो आप सुनते हो कि आपको 31 दिसंबर तक करना होता है, तो उसमें कंप्लीट डिटेल कि आपने B2C कितना माल बेचा, B2B कितना माल बेचा, HCZ जीरो रेटेड, डीम्ड एक्सपोर्ट, वो सारी बातें, एडवांसेस वगैरह, वो सब आपको फाइल करना पड़ता है। 9C रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता है। मैंने आपको 9C पढ़ाई नहीं है भाई, जो मैंने आपको पढ़ाई नहीं है वो थोड़ी बताऊंगा, हालांकि कुछ है नहीं इसमें। 9C होता है अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड कर जाए ना 5 करोड़, तो आपको एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट देना पड़ता है। चैप्टर 15 में पढ़ना है हमें, जब समय आएगा मैं आपको एक बार और वेबसाइट पे अगर आप बोलोगे तो मैं ले आऊंगा। बट मोटा मोटा ये सारी कहानी अच्छी लगी प्रियांशु भाई? बाकी यूट्यूब से काम करना, गूगल बाबा। मोटा मोटा जो क्लास में हमने पढ़ाया है, कुछ पर्सपेक्टिव मिला आपको? चलिए, अगर अच्छा लगा होगा अपने मित्रों को बताइएगा, क्योंकि एक मार्केटिंग है जो हमारा हिला हुआ है, वो आप हेल्प कर सकते हो। मैं आपको बताता हूं कि अगर आप चाहते हो कि आप ऐसे ही पढ़ते रहो एंड आपके मित्र भी इसी तरीके से प्रैक्टिकल पढ़े, केवल थ्योरेटिकल रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, तब बता दीजिएगा 60% ऑफ चल रहा है। 12 मंथ 20,000 में, 16 मंथ 25,000 में एंड 20 महीना 27,000 में। और अभी हमारा वार्म अप बैच चल रहा है मई 26 एंड सितंबर 26 के लिए, जो कि 7 जून से स्टार्ट है। तो वो लोग बाबू इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? ई भगवान, जय बाबू, सच में यार। एक बच्चा कह रहा है कि लॉग दिखा दो। लॉग समझते हो ना? लॉग जो अकाउंट एंड रिकॉर्ड्स में नहीं बताया था कि आपको लॉग मेंटेन करना होता है, भी क्या याद रखोगे? इवेंट व्यूअर पे मैं गया, अब कस्टम व्यू नहीं करेंगे, विंडो का लॉक करते हैं। अब देखो, जैसे विंडोज एक सॉफ्टवेयर है, तो वो अपने लॉग मतलब होता है रिकॉर्ड, वो अपना रिकॉर्ड मेंटेन करता है। इसी प्रकार से जितने भी आपके एप्स होते हैं, वो एप्स भी ना बाबू अपना अपना लॉग मेंटेन करते हैं। जैसे एक ऐप है पीडीएफ का, अभी ओपन हो रहा है, मैं आपको गूगल का दिखा देता हूं। अब मानो मुझे सिक्योरिटी का देखना है, तो मैं क्लिक करूंगा ना, तो वो दिख रहा है। अब भी क्या बज रहा है? 5:46 बज रहा है, एकदम रियल टाइम है। ये इतनी सारी चीजें, सबका वो डेटा मेंटेन कर रहा है। अब जिसको इसके डीप में घुसना है, उसके लिए आपको बाबू पढ़ना चाहिए था कंप्यूटर साइंस, जो कि आप पढ़े नहीं। आपको दिख रहा है इसे 11 जून का है, अभी 12 जून का है। तो जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं विंडोज के अंदर, इस कंप्यूटर पे सबका रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा है। जितने भी एप्स हैं सबका मेंटेन किया जा रहा है, ताकि कल को अगर कोई एरर आ गया, जैसे मान लो यहाँ पे एक एरर आया होगा, विंडोज एरर रिपोर्टिंग, इसी को हम लॉग बोलते हैं। 28,000, ये 1-2 दिन का होगा, ठीक है? अब जैसे ये है, और हालांकि बहुत दिन हो गया, बट फिर भी मैं ट्राई कर लेता हूं। ये एक सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर भी ना लॉग मेंटेन होता है। लॉग मेंटेन मतलब कि कब ये ऐप ओपन हुआ, कब ये मतलब ऐप को आपने क्लोज किया। आ गया लॉग इवेंट, डिटेल लॉगिन इनेबल्ड। तो अगर कल को कोई बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाए, तो मैं जो भी ओनर होगा कंपनी, मैं उनसे मांग सकता हूं कि भैया बताओ कि अगर कोई इस ऐप में कोई दिक्कत आया तो क्यों हुआ। वो लोग एनालाइज करके बता देंगे कि भैया क्यों हुआ, क्योंकि सारा कुछ लॉग्ड है कि ऐप कब ओपन हुआ, कैसे ओपन हुआ। सिंपल।
चलिए, हो बाबू आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी, पढ़ने में मजा आया होगा। ईमानदारी से रिवाइज करते रहिए। जीएसटी में जो बचा हुआ है, अब वो तीनों चैप्टर थोड़े बड़े हैं, जैसे आपने देखा होगा, कुछ चैप्टर कुछ ज्यादा ही छोटे थे। अब अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स वो एक लेक्चर का ही होता है, टीडीएस एंड टीसीएस एक लेक्चर का होता है, पेमेंट 2 लेक्चर का होता है। बट अब जो बचा हुआ है ना, मैं बता दे रहा हूं, प्लेस ऑफ सप्लाई 3 लेक्चर लगेगा, रिटर्न में बहुत डिटेल में कराऊंगा तो 3.5 लेक्चर लगेगा, और एग्जाम्शन को लगेगा बाबू 5.5 लेक्चर, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। तो ये आपका मोटा मोटा बचा हुआ है। ठीक है, दैट्स इट। ख्याल रखिएगा, कल मिलेंगे नए जोश नई उम्मीद के साथ और इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे। बाय बाय।